डबल कॉलम कैश बुक। बहुत ही आसान है, कोई रट्टा नहीं लगाना किसी भी चीज का, बस समझना है। सिंपल सा पॉइंट, जो आए वो डेबिट, जाए वो क्रेडिट। कैश में आए तो कैश वाले कॉलम में, बैंक में आए तो बैंक वाले कॉलम में। कैश में से कम हो तो कैश वाले कॉलम में क्रेडिट, बैंक से कम हो तो बैंक वाले कॉलम में क्रेडिट। बस यही है और कुछ है ही नहीं इसमें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? 11th क्लास में हमारी कैश बुक का टॉपिक चल रहा है। और कैश बुक में मैंने आपको बताया था कि कैश बुक हमारी मेनली 4 तरह की होती है। सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, और एक मैंने बताया था पेटी कैश बुक। तो एक कैश बुक इससे पिछली वाली क्लास में हम कर चुके हैं सिंगल कॉलम कैश बुक। वो आप ये वीडियो देख सकते हैं, सिंगल कॉलम कैश बुक के लिए आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए आज शुरू करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि डबल कॉलम कैश बुक कैसे बनती है, डबल कॉलम कैश बुक का क्या रोल है, डबल कॉलम कैश बुक कोई भी बिजनेसमैन क्यों बनाता है, ठीक है। तो करें स्टार्ट। देखिए, डबल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक का मतलब सिंपल सा वही है कि लेफ्ट साइड में हमारे पास अमाउंट के 2 कॉलम होंगे। डबल कॉलम 2 कॉलम, एक कॉलम और एक 2 कॉलम, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास राइट साइड में भी अमाउंट के 2 कॉलम होंगे, एक कॉलम और 2 कॉलम। इसीलिए इसको डबल कॉलम कैश बुक बोलते हैं। सिंगल कॉलम में हमारे पास एक एक कॉलम होता था अमाउंट का, यहां पे ध्यान से देखिए डबल कॉलम है, ठीक है। तो अब ये मैंने लिखा है यहाँ पे कैश और बैंक, यहां लिखा कैश और बैंक। 1 मिनट के लिए आप इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। अब आप देखिए डबल कॉलम कैश बुक का मतलब क्या है और कब कब ये बनती है। मान लीजिए आपके पास कैश, एक कॉलम कैश का हो और जो दूसरा कॉलम है वो बैंक का हो। एक कॉलम कैश का हो और दूसरा कॉलम बैंक का हो, तो कैश एक बैंक, ये कैश और बैंक। तो मैंने आज इसी को स्टार्ट किया है, ठीक है। दूसरा पॉइंट और क्या हो सकता है, मान लीजिए एक कॉलम आपके पास कैश का हो और दूसरा पॉइंट इसी से रिलेटेड डिस्काउंट का हो, कैश से रिलेटेड ही डिस्काउंट का हो। दूसरा पॉइंट, एक कॉलम हो सकता है आपके पास बैंक का हो और एक कॉलम आपके पास बैंक से रिलेटेड डिस्काउंट का हो, ठीक है, समझ गए। तो इसका मतलब है, देखो डिस्काउंट में अमाउंट होती है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि डबल कॉलम, ये डबल कॉलम हो गए। ये कैश और बैंक भी हो सकता है, कैश और डिस्काउंट भी हो सकता है, और बैंक और डिस्काउंट भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं एक बार के लिए इसको छोड़ रहा हूं, ये मैं आपको 2 मिनट की बात बता दूंगा लास्ट में। सबसे पहले मेन हमारा जो अकाउंट है डबल कॉलम कैश बुक को कैश और बैंक के कॉलम को लेकर किस प्रकार से बनाया जाएगा, आज की क्लास में हम ये देखेंगे, ठीक है। तो करें स्टार्ट। कॉलम कैश का और दूसरा कॉलम बैंक का, सेम इसी सीक्वेंस में पहले कैश लिखाना है तो यहां भी पहले कैश लिखेंगे और राइट साइड में फिर बाद में बैंक लिखेंगे। अब कब अमाउंट डेबिट में आएगी और कब अमाउंट क्रेडिट में आएगी, आपको ये पिछली क्लास में बताया जा चुका है, फिर भी मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। आप एक ही बात सिंपल सी दिमाग में रखें कि जो भी पैसे हमारे पास आएंगे इन होंगे, जो भी पैसे आएंगे जो हमारे बैलेंस को प्लस करेंगे वो सारे के सारे डेबिट में आएंगे, समझ गए। अगर और जो पैसा नगद में आएगा वो कैश के कॉलम में आएगा, और जो पैसा डायरेक्ट बैंक में बढ़ेगा वो बैंक के कॉलम में आएगा, सिंपल। इसी तरह से राइट साइड का मतलब क्या हुआ कि आउट, जो भी पैसा जाएगा, या यूं कह सकते हैं कि जो माइनस होगा वो सब किस में आएगा, क्रेडिट साइड में। तो जो जिससे हमारा नगद कैश का बैलेंस कम हो वो कैश वाले कॉलम में, और जिससे बैंक का बैलेंस कम हो वो बैंक वाले कॉलम में। बस और क्या करना है। अब आप इसकी एक सिंपल बात समझिए, सिंगल कॉलम में क्या था, हमारे पास ये बैंक वाला कॉलम नहीं था, ठीक है, ये छोड़ दीजिए। तो ये कैश का था। अब मान लीजिए मैं एक अलग से बना दूं कैश बुक और एक बैंक बुक बना दूं जिसमें बैंक का कॉलम हो। यहां पे क्या किया, दोनों को मर्ज कर दिया गया है, दोनों को एक साथ बना दिया, और हमें क्या करना है, कोई फर्क ही नहीं है इसमें। जो पॉइंट इससे रिलेटेड होगा वो इसमें आ जाएगा, और जो पॉइंट बैंक से रिलेटेड होगा वो बैंक में आ जाएगा, और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो मैंने कुछ ट्रांजैक्शंस लिखी हुई हैं, मैं इनके बेस पे आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर करवाता हूं कि हम कैसे कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं अपना न्यूमेरिकल स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट है कैश बैलेंस हमारे पास में
20,000 रुपये नगद। मैंने कहा था कि कैश बुक हमेशा मंथली बेसिस पर बनती है, ठीक है। मान लीजिए ये महीना चल रहा है अपना, मई का महीना खत्म हुआ ना, तो मान लीजिए मई है, मई 2020, तो 2020 डेट आ जाएगी 2020, और यहां मई का महीना है 1 तारीख को, 1/5 को। कैश का बैलेंस 20,000 रुपये, मतलब हमारे पास में नगद में 1 तारीख को 20,000 रुपये हैं। तो नगद का मतलब क्या हुआ, हमारा प्लस बैलेंस है ना, तो प्लस तो इधर आएगा, ठीक है। तो टू डेबिट साइड में लिखते टाइम हम टू वर्ड यूज करेंगे, क्रेडिट साइड में लिखते टाइम बाय वर्ड यूज करेंगे। टू बैलेंस B/D बताया था ना, टू बैलेंस BD, मतलब ब्रॉट डाउन, इस बैलेंस को आगे लाए, ठीक है। क्योंकि ये 30 अप्रैल, इससे पहले क्या रहा होगा, 30 अप्रैल को हमने बताया कि हमारे पास 20,000 रुपये पड़े हुए हैं, तो जैसे ही अगला दिन आएगा हम कह देंगे 20,000 रुपये हमने यहाँ लिख लो, ठीक है। तो ये मतलब होता है, तो ये 20,000 रुपये हमारे यहाँ पे आ गए कैश में। तो बैंक का कॉलम कुछ नहीं, हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं है। अगला पॉइंट, बैंक बैलेंस 10,000 रुपये, बैंक बैलेंस है तो अलग से टू बैलेंस BD लिखने की जरूरत नहीं है, बैलेंस BD लिख तो दिया, तो अब बैंक वाले कॉलम में लिख दो 10,000 रुपये, ये लीजिए, कैश वाले कैश के कॉलम में, बैंक वाले बैंक के कॉलम में। अब यहां पे एक पॉइंट मैं और क्लियर कर देता हूं, ये बैंक बैलेंस है, मतलब प्लस का बैलेंस है। अगर इसकी जगह पे हमारे पास बैलेंस होता, अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, तो डबल कॉलम कैश बुक को मैं केवल एक ही पीरियड में, मतलब इसी वीडियो में खत्म कर देंगे पूरी क्लास को, ठीक है। डबल कॉलम कैश बुक बहुत ही आसान है, कोई रट्टा नहीं लगाना किसी भी चीज का, बस समझना है, सिंपल सा पॉइंट, जो आए वो डेबिट, जाए वो क्रेडिट। कैश में आए तो कैश वाले कॉलम में, बैंक में आए तो बैंक वाले कॉलम में, कैश में से कम हो तो कैश वाले कॉलम में क्रेडिट, बैंक से कम हो तो बैंक वाले कॉलम में क्रेडिट, बस यही है और कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। देखिए अब बैंक का अगर प्लस बैलेंस है तो 10,000, अगर माइनस बैलेंस है, माइनस में 5,000 बैलेंस है मान लीजिए। अब माइनस का मतलब समझिए, माइनस का मतलब होता है, इसको हम बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या बोलते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट, ओवर ज्यादा निकाल लेना पैसा, इसका मतलब ये होता है कि ये फैसिलिटी बिजनेसमैन को दी जाती है बैंक के द्वारा, कि बैंक कहता है कि आपके खाते में जितने पैसे जमा है, एग्जाम्पल के लिए 10,000 रुपये जमा है, लेकिन आपको किसी वजह से 15,000 रुपये की जरूरत है, तो बैंक कहता है, उसकी लिमिट दे देते हैं कि आप इतने पैसे तक निकाल सकते हो। तो बैंक ने कहा 15,000 रुपये आप निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने जैसे ही 15,000 रुपये निकाले, 10 तो आपके थे ही, 5,000 रुपये आपका बैलेंस माइनस में चला गया, तो इसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। फिर जैसे ही तुम बैंक में पैसे जमा, मान लीजिए तुम 2 दिन बाद 12,000 रुपये जमा करवाने चले गए, तो बैंक सबसे पहले अपने 5,000 रुपये ले लेगा और तुम्हारे 7,000 रुपये प्लस कर देगा। समझ में आ गया पॉइंट, उसका जो भी ब्याज होगा वो भी ले लेगा साथ में, 10, 20, 50 रुपये जो भी होगा, ठीक है। तो इसका मतलब बैंक ड्राफ्ट अगर है तो देखो प्लस का बैलेंस यहाँ पे, अगर इसकी बजाय अगर यहाँ माइनस का बैलेंस है, यह लिखा मिलेगा बैंक ओवरड्राफ्ट, इसका मतलब है वो यहां आएगा बाई बैलेंस BD, और कहां आएगा, यहां पे आएगा 5,000 रुपये। समझिए, क्योंकि माइनस वाली सारी फिगर इधर, प्लस वाली इधर, जो आए वो आप जोड़ते हो पैसा, जो जाएगा वो माइनस करते जाओगे, तो यहां जाने का मतलब क्रेडिट है, ठीक है, आने का मतलब सारा डेबिट है। क्लियर, तो मैंने दोनों पॉइंट समझा दिए हैं, प्लस हो तो इधर और माइनस हो तो इधर। अब इसके साथ साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि कैश का बैलेंस हमेशा ही पॉजिटिव होता है, कैश का बैलेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, और बैंक का बैलेंस प्लस भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। कैश का बैलेंस ऐसा क्यों नहीं हो सकता, माइनस में क्यों नहीं हो सकता। मान लीजिए मेरे पास 10,000 रुपये हैं, तो मैं 10,000 रुपये तक ही तो भुगतान करूंगा, मैं 10 से ज़्यादा दे ही नहीं सकता। जैसे ही 10,000 में पैसे खत्म, मेरे पास पैसे खत्म, तो माइनस में तो आएगा ही नहीं। इसका मतलब है कि कैश के कॉलम का कभी भी नेगेटिव बैलेंस नहीं होगा। नेगेटिव बैलेंस बोलने का मतलब यह है कभी भी माइनस वाली साइड ज्यादा नहीं होगी, हमेशा डेबिट वाली साइड ज्यादा होगी प्लस वाली। अगर गलती से आपकी माइनस वाली साइड ज्यादा आ जाए तो इसका सीधा सा मतलब आप ये समझना कि आपने क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी है, आप उसको दोबारा चेक कर लीजिए, ठीक है। और कैश का बैंक कॉलम है वो दोनों हो सकते हैं, प्लस वाला बैलेंस भी ज्यादा हो सकता है और माइनस वाला भी हो सकता है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया, थर्ड देखिए, रेंट पेड। अब इसने ये नहीं कहा कि पैसा तो दे दिया, आप किराए का भुगतान कर दिया, ये नहीं कहा कि नगद में दिया है या बैंक के थ्रू दिया, तो आप इसको नगद ही मानेंगे। रेंट पेड, किराए का भुगतान किया 2,000 रुपये, तो आप खुद सोचिए किराए का भुगतान कर दिया तो पैसे चले गए ना, नगद चले गए। तो कैश वाले कॉलम में 2,000 रुपये आप माइनस कर दीजिए
और नाम आ जाएगा, ये डेट में साथ साथ कोई भी, मान लीजिए ये डेट 5 तारीख को है तो 5/5 को, तो क्या हो जाएगा बाई रेंट। किसका पैसा दिया तुमने? किराए का, बाई रेंट। कितने रुपए? बाई रेंट अकाउंट 2000 रुपये। ठीक है। कमीशन रिसीव्ड, कमीशन मिला 1000 रुपये, तो नगद पैसा आ गया, तो कैश वाले कॉलम में 1000 रुपये लिख दीजिए और नाम लिख दीजिए टू कमीशन। किसका पैसा है? कमीशन रिसीव्ड। समझ में आ गई? कमीशन मिला। जो भी डेट है, मैं डेट नहीं लिख रहा, आप खुद लिखते जाइए, जो भी डेट होगी ट्रांजेक्शन की वो डेट आ जाएगी इसमें। ठीक है, ये पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पेड टू क्रेडिटर बाई चेक। एक कोई क्रेडिटर है, क्रेडिटर का मतलब है लेनदार है, जिससे हमने उधार माल खरीदा हुआ है, उसको हमने, वो हमारे पास पैसे मांगने आया, हमने उसको चेक दे दिया, ये कहा ये लो चेक 2000 रुपये। जैसे ही हम उसको चेक देंगे, हम तो ये मानेंगे ना कि उसने बैंक में लगा दिया और हमारा पैसा कम हो गया। समझ गए? कौन सा पैसा? क्योंकि चेक तो बैंक में लगाएगा, तो इसका मतलब है एक तरह से हमने उसको बैंक दिया है, नगद नहीं दिया, तो बैलेंस कौन सा कम होगा? बैंक वाला। तो यहां लिखेंगे बाई क्रेडिटर, क्रेडिटर को दिए ना पैसे, क्रेडिटर कितने रुपए दिए? 2000 रुपये, तो ये 2000 रुपये इधर लिख दीजिए। समझ गए? नेक्स्ट पॉइंट, चेक रिसीव्ड। अगला पॉइंट है चेक रिसीव्ड। यहां पे चेक आपको मिला है, ठीक है। कितने रुपए का चेक मिला? 5000 रुपये का। मान लीजिए ये चेक मिला है आपको 10 तारीख को, 10/5 को चेक मिला, 10/5 को, तो एंट्री क्या हो जाएगी? और आपने, दोबारा सुनिए पॉइंट रिपीट कर रहा हूं मैं, 10 तारीख को आपको एक चेक मिला, ठीक है, आपने चेक ले लिया और सेम डे आपने वो जाके बैंक में जमा करवा दिया। इसका मतलब है पैसा आपके बैंक में आ गया। तो हम यहां पे लिखेंगे, बैंक के कॉलम में लिख देंगे कितना रुपए है? 5000 रुपये। बैंक के कॉलम में 5000 रुपये लिख दीजिए, नाम हो जाएगा, जिससे भी, मान लीजिए राम से आए हैं तो टू राम अकाउंट, ठीक है, 5000 रुपये। अब दूसरा पॉइंट सुनिए इसका, आज 10 तारीख है, आज मुझे चेक मिला, तो मैं क्या एंट्री करूंगा? कैश इन हैंड, चेक इन हैंड। चेक आया मेरे पास में, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम, राम से चेक आ गया। लेकिन मैं 3 दिन के बाद जाके जमा करवाऊंगा, तो फिर क्या एंट्री हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। तो 3 दिन बाद एंट्री होगी ना, बैंक में पैसा कब गया? 3 दिन के बाद। कब गया? 3 दिन के बाद। तो वहां पे एंट्री, अब 10 तारीख को जो एंट्री है वो 10 को ना होके वो एंट्री 13 तारीख को होगी, और नाम राम का ना होके क्या आ जाएगा? चेक इन हैंड। क्या आ जाएगा? चेक इन हैंड 5000 रुपये। समझ में आ गया? जिस दिन पैसा बैंक में जाएगा हम तो उस दिन की एंट्री करेंगे। मान लीजिए तीसरा पॉइंट, 10 तारीख को आपको चेक मिला, ठीक है, आपने बैंक में जमा नहीं करवाया, पूरा मई का महीना चला गया, तो आप उसकी बैंक में कोई भी प्लस की एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि चेक आपके पास पड़ा हुआ है अभी तक और आपने उसकी कोई एंट्री नहीं की है। मतलब बैंक में सिंपल एक एंट्री करी है चेक लेने की, वो क्या थी? चेक आया, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम। समझ गए? राम से चेक आया। क्लियर? अब जब तक बैंक में जमा नहीं करवाओगे तब तक आप उसकी एंट्री नहीं कर सकते। क्लियर? तो ये पॉइंट, इसके जो जो डाउट्स थे मैंने क्लियर करवा दिए हैं। चेक कैसे मिला, किस तरह जमा करवाया, या तो चेक मिलेगा हम सेम डे जमा करवा देंगे तो बैंक में प्लस कर दो, या चेक मिलेगा हम कुछ दिन बाद जमा करवाएंगे, अगर वो डेट उस महीने में आती है तो लिख दो, नहीं तो फिर वो अगले महीने में चली जाएगी जिस महीने में होगा। ठीक है। अगला पॉइंट, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब ये दो एंट्री, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 2000 रुपये, मैंने 2000 रुपये बैंक में जाके जमा करवा दिए, तो मेरे पास से 2000 रुपये चले गए, माइनस हो गए ना मेरे, तो इसका मतलब है मेरे खाते में से 2000 रुपये कम होने चाहिए। कम हो गए किस बात के? मैंने बैंक में जमा करवा दिए बाई बैंक। अब इसी ट्रांजैक्शन का अगला पॉइंट, बैंक में जैसे ही मैंने जमा करवाए तो बैंक में पैसे जमा हो गए, बैंक बैलेंस मेरा बढ़ गया, तो 2000 रुपये से बैंक में प्लस कर दो। ठीक है। और नाम क्या हो जाएगा? क्या जमा करवाया मैंने? नगद पैसा। तो बैंक में लिखेंगे कैश का नाम और कैश में लिखेंगे बैंक का नाम। इसका मतलब ये एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसका हमने दो जगह पे, एक ही अकाउंट में दो जगह पे हमने जिसकी एंट्री करी है। ठीक है। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री और या अपोजिट एंट्री। समझ में आ गई? कॉन्ट्रा एंट्री या अपोजिट एंट्री। मोस्टली हम इसको कॉन्ट्रा यूज करते हैं, अपोजिट वर्ड यूज नहीं करते, लेकिन आप ध्यान रखना दोनों ही होती हैं। कॉन्ट्रा, तो कॉन्ट्रा का मतलब हुआ कि हमें कैसे पता चलेगा? हम इसके आगे सी वर्ड यूज कर देंगे। क्या लिख देंगे? सी। क्या लिखेंगे? सी।
इसका मतलब जैसे ही सी लिखेंगे हमें पता चल जाएगा कि इसी अमाउंट को हमने दूसरी जगह भी लिखा हुआ है। तो ये होती है कॉन्ट्रा एंट्री। तो एक पॉइंट और क्लियर हो गया कि कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है, समझाइए। कॉन्ट्रा एंट्री वह होती है जिसका जब एक ही ट्रांजैक्शन को हम दो जगह पे लिखते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए नगद पैसा बैंक में जमा करवा देना या बैंक से पैसे निकाल लेना, ठीक है। तो इसको कॉन्ट्रा एंट्री या ऑपोजिट एंट्री भी कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए दूसरा पॉइंट ले लो। अब इसका मान लीजिए कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से 1000 रुपये विड्रॉ कर लिए, निकाल लिए। तो जैसे ही मैंने 1000 रुपये बैंक से निकाले तो मेरे पास पैसा आ गया, तो मेरा बैलेंस 1000 रुपये बढ़ गया नगद का, ठीक है। तो यहां मैं क्या लिखूंगा, नाम टू बैंक, क्या नाम लिखूंगा, टू बैंक। और बैंक में पैसा कम हो गया तो बैंक में पैसा 1000 रुपये कम कर दीजिए और नाम क्या हो जाएगा, बाई कैश। जब बैंक में लिखोगे तो कैश का नाम होगा और कैश में लिखेंगे तो बैंक का नाम होगा, और दोनों एक एंट्री है तो इसके आगे सी लिखना जरूरी है। सी का मतलब हो गया कॉन्ट्रा, समझ गए। तो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब अगर देखा जाए तो एंट्री तो कुछ थी नहीं है, कितनी आसान है कि जो पैसा आया वो डेबिट, जो पैसा चला गया वो क्रेडिट। जो पैसा नगद में आया है वो कैश में प्लस, जो पैसा बैंक के थ्रू आया है वो बैंक में प्लस, और जो पैसा चला गया नगद वो कैश में से कॉलम में माइनस, और जो पैसा बैंक में से कम हो गया वो बैंक में से माइनस। कुछ और पॉइंट हम ले लेते हैं, देखिए। जैसे चेक डिसऑनर, चेक डिसऑनर का मतलब समझिए, चेक का अनादरित हो जाना। मान लीजिए मुझे एक चेक मिला 10,000 रुपए का, तो मैंने जमा करवाया वो चेक। तो जैसे ही मुझे चेक मिलेगा, मैंने जमा करवाया था तो मैंने क्या लिखा था, जैसे ये लिखा चेक इन 5000 रुपये, इसी को ले लो। मान लीजिए 5000 रुपये का मुझे चेक मिला और मैंने बैंक में जमा करवा दिया, तो मैंने तुरंत अपने बैंक खाते में प्लस कर दिया कि मेरे पास पैसे आ गए बैंक में 5000 रुपये। लेकिन जब बैंक एंट्री करने लगा तो बैंक ने देखा कि जिस आदमी के खाते में से पैसे लेके और हमारे खाते में ऐड करने हैं उसके खाते में तो पैसे ही नहीं है। या दूसरा कारण क्या हो सकता है, कोई साइन गलत है या अमाउंट गलत लिखी हुई है, यहाँ लिख दिया 5000, हिंदी में लिख दिया 50,000, कुछ गलत लिखा हुआ है मतलब, ठीक है। या अकाउंट मैच नहीं हो रहा कोई भी, तो वो बैंक हमें इंफॉर्मेशन देगा कि आपके जो ये 5000 रुपये जमा होने थे ये नहीं हो सकते, आपका चेक डिसऑनर हो चुका है, अस्वीकृत हो चुका है, रिजेक्ट हो चुका है। तो तुरंत आप क्या करोगे, रिजेक्ट हो गया, हमने तो जोड़ दिया था। तो हम क्या करते हैं, रिवर्स एंट्री करते हैं कि नहीं, उसको माइनस करेंगे, मतलब बैंक एक तरह से वापस माइनस कर दो। तो बैंक में से 5000 रुपये कम कर दीजिए और नाम हो जाएगा बाई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे वही नाम आ जाएगा यहाँ जो लिखा हुआ है, चेक इन हैंड लिखा हुआ है तो यहाँ आ जाएगा चेक इन हैंड, और यहाँ अगर राम लिखा हुआ था तो यहाँ आ जाएगा राम। समझ में आ गया, यहाँ जो लिखा उसको रिवर्स कर दीजिए। समझ में आ गया पॉइंट। तो ये था हमारे पास में कि भाई चेक डिसऑनर हो तो क्या करेंगे। अगला पॉइंट देखिए, मैं साथ साथ मीनिंग बताता जाऊंगा कि क्या मीनिंग होता है डिसऑनर का इनका। नेक्स्ट पॉइंट है चेक एंडोर्समेंट। ये जो 2-3 पॉइंट है ना, चेक डिसऑनर होना, चेक एंडोर्समेंट, ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें आपको हमेशा डाउट रहता है। तो आप मेरी बात को अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चेक एंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है, एंडोर्समेंट का मतलब तुम्हारी बुक में लिखा मिलेगा बेचान। क्या मिलेगा, बेचान। एक तरह से तुम अपनी देसी भाषा में ये समझो कि किसी भी चीज को किसी दूसरे को हैंड ओवर कर देना, किसी दूसरे आदमी को दे देना, वही बेचान है, वही एंडोर्समेंट है, ठीक है। अब यहां क्या मतलब है चेक एंडोर्समेंट का, एक चेक मिला मुझे तो मैंने लिखा चेक रिसीव्ड, क्या लिखा, चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम। राम से चेक मिला कितने रुपए का, 1000 रुपए का, ठीक है। अब चेक मिला है, मैंने बैंक में जमा नहीं करवाया अभी तक, चेक मुझे मिला है 1000 रुपए का, तो मैं कोई एंट्री इसमें तो आएगी नहीं, क्योंकि ना मेरे पास कैश है ना मेरे पास बैंक आया। जब तक मैं इसको बैंक में जमा नहीं करवा दूंगा तब तक मैं एंट्री नहीं कर सकता, ठीक है। मेरे लिए ये एंट्री, इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, कैश इन, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम, ये एंट्री होगी मेरे लिए, ठीक है। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम। अब मान लीजिए कोई अजय नाम का आदमी है, वो मेरे पास आके कहता है मुझे 1000 रुपये दे दो। मैंने कहा मेरे पास 1000 रुपये नहीं है। वो कहता जी कुछ तो करो, मुझे दे दो कहीं से। फिर मेरे दिमाग में आया चल ठीक है यूं कर, ये मेरा चेक है। अब सुनना ध्यान से पॉइंट को, वो जो चेक था वो चेक मुझे मिला था, मेरे खाते में आने थे 1000 रुपये। मैंने क्या किया, मैंने इसको देने अजय को, मैंने कहा ये ले तो यहाँ से पैसे ले लेना, तो वो चेक मैंने अजय को दे दिया। तो इसको बोलते हैं चेक का एंडोर्समेंट, ठीक है। चेक को बेचान कर देना, एक चेक किसी से लेना और वो चेक किसी दूसरे को दे देना। इसका मतलब इसकी हमारे लिए
कोई भी इस कैश या बैंक कॉलम में कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आया? क्योंकि जैसे ही मैंने चेक लिया तो मैंने एंट्री क्या करी? मैंने एंट्री करी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम। राम से मुझे चेक मिला 1000 रुपए का। एक एंट्री मैंने बैंक में जमा करवाया नहीं। अगर मैं बैंक में तो जमा करवा देता तो एंट्री हो जाती बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, वो तो मैंने करवाया नहीं। अब मैंने वो चेक किसको दे दिया? मैंने वो चेक अजय को दे दिया। किसको दे दिया? अजय को। अब लेने वाला कौन है? अजय। अजय रिसीवर है। तो अजय अकाउंट डेबिट, अजय अकाउंट डेबिट, और गया क्या? चेक चला गया अजय के पास, चला गया चेक। चेक हमारे पास से चला गया। चेक इन हैंड अकाउंट क्रेडिट 1000 रुपए। तो अब देखिए यहाँ पे ना तो कहीं भी कैश आया है ना कहीं बैंक आया है, तो ना तो कैश में कोई इंपैक्ट आएगा ना कोई बैंक में इंपैक्ट आएगा। जैसे हमारे चेक आया तो हमने चेक ले लिया, चेक किसी और को दे दिया तो चेक को क्रेडिट कर दिया। समझ गए? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सेम पॉइंट है, बिल्कुल कुछ नहीं। तो इसका मतलब केवल 2 एंट्री हो जाएंगी, लेकिन इस दोनों एंट्री का कोई भी इंपैक्ट कैश और बैंक पे नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब है एंडोर्समेंट बेचान के केस में कैश और बैंक में से हम कुछ नहीं लिखेंगे। समझ गए? तो ये था आपका एंडोर्समेंट, बड़े अच्छे तरीके से मैंने समझा दिया है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बैंक चार्जेज। बैंक चार्जेज का मतलब क्या हुआ कि बैंक ने किसी भी काम के लिए हमारे खाते में से 50 रुपए काट लिए। मान लीजिए 100 रुपए काट लिए, तो हमारे बैलेंस बैंक में से 100 रुपए कम हो गए, तो बैंक को 100 रुपए कम कर दो और नाम हो जाएगा बाई बैंक चार्जेज। ठीक है, बैंक चार्जेज लिख दो। अगला पॉइंट, डायरेक्ट डिपॉजिटेड इनटू बैंक। मान लीजिए एक ए नाम का आदमी है जिसमें हम 10,000 रुपए मांगते हैं। वो क्या करता है? वो कहता है कि जी मैं जयपुर हूं, मैं नहीं आ सकता, मैं ऐसा करता हूं आपके खाते में पैसे जमा करवा देता हूं। और उसने डायरेक्ट हमारे खाते में पैसे जमा करवा दिए, तो बैंक में आ गए ना पैसे, बैंक में आ गए 10,000 रुपए। ठीक है, किसने दिए हैं? ए ने, टू ए। बस इस तरह से समझ में आ गया पॉइंट। तो इसका मतलब जो भी पैसा आए वो डेबिट, जाए वो क्रेडिट। जो नगद आए वो कैश में, जो नगद जाए वो कैश में क्रेडिट। जो बैंक में आए वो बैंक में डेबिट, जो बैंक से चला जाए वो बैंक में क्रेडिट। ये पॉइंट था आपका कैश और बैंक को बनाते हुए डबल कॉलम किस प्रकार बनाएंगे। आपको समझ में आ गया होगा। बड़ा ही सिंपल पॉइंट मैंने आपको बताया है, इसके अलावा और इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, इससे जो अगली क्लास होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि डिस्काउंट का कॉलम एक और दूसरा कॉलम ले लेंगे कैश। ठीक है, और एक बार ले लेंगे बैंक, कि अगर वो दोनों पॉइंट हैं तो उसकी एंट्रियां किस प्रकार होंगी। तो उसके भी 8-10 ट्रांजैक्शन लेके हम क्लियर कर लेंगे, तो हमारा डबल कॉलम कैश बुक कंप्लीट हो जाएगा। आज मैंने कैश और बैंक को लेके आपको समझाया है, आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसका टोटल कैसे करेंगे। लास्ट पॉइंट, अब इसका टोटल करेंगे तो मैंने बताया था कि लास्ट में चल के ऐसे लाइन खींच के, और आप यूं देख लो आखिरी लाइन कहां पे है। ठीक है, उसके नीचे 2 लाइन छोड़ दीजिए और फिर दोनों साइड का टोटल कर लीजिए। यूं देखिए कौन सा कॉलम ज्यादा है, तो कैश वाले में तो हमेशा यही ज्यादा मिलेगा। तो आप इसका टोटल कर लीजिए 20 और एक 21 और एक 22। ये 22,000 रुपये आपका नगद का टोटल आ गया। इधर भी साइड में 22,000 रुपये लिख दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि शुरू में आपके पास 2,000 रुपये 20,000 रुपये थे, 1,000 रुपये और आए 21 हो गए, 1,000 रुपये और आ गए 22 हो गए। जो पैसे चले गए वो माइनस कर दो। 22 में से 2 एक बार चले गए, 2 एक बार चले गए, 4,000 चले गए, तो आपके पास बैलेंस बच गया 18,000 रुपये। 18,000 रुपये बैलेंस बच गया। इसको क्या बोलेंगे? बाई बैलेंस CD, कैरिड डाउन, मतलब इस बैलेंस को आगे ले जाएंगे। जैसे इस 20,000 रुपये को हम आगे लाए थे, इसी तरह से ये 20,000 रुपये अप्रैल, मान लीजिए इससे पहले अप्रैल का महीना, अप्रैल में यहां आया होगा बाई बैलेंस CD 20,000 रुपये कॉलम में अप्रैल के महीने में, और फिर यही बैलेंस प्लस का ना, तो ये बैलेंस यहां पे आ गया। आप समझिए इस बात को अब यहां से कि क्यों लिखते हैं अगली बार। जैसे आगे जून शुरू करेंगे, मान लीजिए नीचे मैंने लिख दिया जून शुरू हो गया 1 तारीख को, फिर मैं लिखूंगा टू बैलेंस BD, इसी 18,000 रुपये को मैं यहां लिख दूंगा। अब इसका मतलब समझो क्या है कि डेबिट साइड के 22,000 रुपये थे, प्लस के मेरे पास प्लस में 22,000 थे, 4,000 चले गए, तो मेरे पास 18 ही तो बचे। मतलब मैं बता रहा हूँ प्लस में मेरे पास 18,000 रुपये अब भी हैं। तो जब अगला महीना शुरू करेंगे तो प्लस में ही तो लिखेंगे ना 18,000 रुपये। समझ में आ गया पॉइंट? तो इसीलिए लिखते हैं, लेकिन ये हमारा रूल है,
ये अकाउंट का तरीका है, डबल एंट्री सिस्टम का रूल है, तो उसको उसी हिसाब से दिखाएंगे। देसी तरीका मैंने आपको बता दिया। तो अब इसका टोटल किया, ये टोटल किया, बैलेंस है 18,000 रुपये, यहाँ लिख दिया, और अगले महीने ये बैलेंस वापस यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो क्रेडिट साइड में अगर कोई बैलेंस लिखा जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्रेडिट बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है। क्रेडिट साइड में लिखने का मतलब है कि डेबिट साइड ज्यादा थी, तो हम इसको बोलेंगे डेबिट बैलेंस है। ये समझ में आ गई बात, याद रखना ये बात। अगला पॉइंट, अब इसका टोटल कर लीजिए, 10 और 5 15, और 15 और 3 18, इसका टोटल है 18,000 रुपये, और इसका टोटल भी यहाँ लिख देंगे 18,000 रुपये, क्योंकि यही साइड मुझे ज़्यादा लग रही है। 5 और 2 7 और 1 8, 8 और 5 13, 13,100 रुपये। 13 में से 5 गए, 4 गए, 9 गए, 4 9, 4900 रुपये बैलेंस बच गया। ये बैंक का बैलेंस हो गया। समझ में आ गया। अगर किसी वजह से मान लीजिए ये साइड ज़्यादा होती, ये आ जाता 18,000 रुपये, और इधर मान लीजिए ये 10, अच्छा ये और ये ज़्यादा भी 10,000 में 1000 सोचिए, 10 और 10 20 और 7 27 हो जाएंगे। ठीक है, चलो 1000 मान लो 1 मिनट के लिए, अगर 1000 ले लिए तो। ठीक है, अब देखिए पॉइंट, अगर मान लीजिए ये साइड ज़्यादा होती है 18,000 रुपये, और इसका टोटल होता, मान लीजिए इसका टोटल कितना होता, 5 और 2 7 और 8,000 रुपये, तो 10,000 रुपये बैलेंस इधर आ जाता, तो उसको लिख देते टू बैलेंस CD। क्लोजिंग बैलेंस को CD ही लिखेंगे, ध्यान रखना। डेबिट में आए तो टू, क्लोजिंग में आए तो, क्रेडिट में आए तो बाई। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है। अगर डेबिट साइड में लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये क्रेडिट बैलेंस है। बोलने में हम क्या बोलेंगे, क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक, बैंक का क्रेडिट बैलेंस है। और क्रेडिट का मतलब माइनस का बैलेंस है, क्रेडिट का मतलब माइनस, माइनस का बैलेंस, इसका मतलब माइनस है, ये बैलेंस है। माइनस में 10,000 रुपये हमारे हैं, बैंक वाले हमारे में 10,000 रुपये मांगते हैं। समझ गए। क्रेडिट साइड में अगर लिख दिया बैंक में 4900 रुपये, तो इसका मतलब है ये डेबिट बैलेंस है, क्योंकि डेबिट साइड ज़्यादा है, इसका मतलब है प्लस, प्लस है ना, तो प्लस का बैलेंस है ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा पॉइंट। तो मैंने आज आपको डबल कॉलम कैश बुक करवाई है। ठीक है, जिसमें मैंने आज आपको बताया है कैश और बैंक के कॉलम को लेते हुए किस प्रकार से डबल कॉलम कैश बुक को हम बनाएंगे। तो आप ध्यान से देखते रहिए कि क्लास को, सब कुछ समझ में आएगा। मैं बड़े देसी अंदाज में आपके दिमाग में कैसे जाए उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए पॉइंट्स क्लियर करवाता हूँ, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी फॉर्मेलिटी के। तो क्लियर, ओके बाय। देखते रहिए देसी अकाउंट्स बाय सुनील सर। ओके बाय।